नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम देखेंगे पर्यटन और इतिहास। लेकिन उसके पहले हमने खेल का इतिहास देखा। आपके समझ में आ गया होगा खेल कहाँ कहाँ खेले गए, किस प्रकार के खेल हम घर में खेलते हैं, बाहर क्या करते हैं, सारी बातें। तो आइए चलते हम पर्यटन की तरफ। और पर्यटन में आतिथ्य और व्यवसाय के अवसर हमें कैसे उपलब्ध होंगे, ये पढ़ने से हमें क्या लाभ होगा, ये सारी बातों की जानकारी हम आज प्राप्त करेंगे। पर्यटन यानी क्या, इसके बारे में आपको भी मालूम है। पर्यटन अगर हम कहें कि पर्यटन दूर के स्थानों की सैर करना, उसे पर्यटन हम कहते हैं, घूमना कहते हैं। तो आइए चलते हम पर्यटन की परंपरा की तरफ। कौन कौन पर्यटन करने देश विदेश से आए और देश विदेश में गए या पूरा विश्व भ्रमण किया, इसके भी बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए चलते हम। प्राचीन समय में हमारे देश में पर्यटन की परंपरा चली आ रही है, जिसमें तीर्थाटन करना, स्थानीय धार्मिक सांस्कृतिक मेलों में जाना, विद्यार्जन हेतु अन्य अन्य स्थानों में जाना, व्यापार करने के लिए दूर दूर स्थानों में जाना, न जाने बहुत सारे ऐसे पर्यटन हैं जिसके वजह से हम जाते तो है लेकिन वो सहज ही पर्यटन हो जाता है। मनुष्य को बहुत पहले से घूमना अच्छा लगता है। संक्षेप में अगर कहे तो घूमना अच्छा लगता है, आपको भी लगता होगा। लोगों में जागृति उत्पन्न करने के लिए स्वयं गौतम बुद्ध ने भारत के अनेक प्राचीन नगरों का पर्यटन किया। यह बौद्ध वाङ्मय में मिलता है। बौद्ध भिक्षुओं के निरंतर भ्रमण करते रहना भी आवश्यक है। वही एक स्थान में नहीं रहते, जैसे कि जैन मुनि साधु लगातार भ्रमण करते रहते हैं, उसी प्रकार भिक्षु भी भ्रमण करते रहता है। 620 ईस्वी सन शताब्दी में चीनी यात्री युआन त्सांग चीन से भारत आया था। मध्य युग में तो संत नामदेव महाराज ने बहुत सा भ्रमण किया। संत एकनाथ महाराज, गुरु नानक देव जी, रामदास स्वामी, अनेक संतों ने भ्रमण किया। वर्तमान समय में भारत की आज़ादी के समय की बात करेंगे तो स्वामी विवेकानंद जी भी परदेश गए थे, शिकागो गए थे। यह पर्यटन की बात हमारे सामने आती है। विशिष्ट उद्देश्य को लेकर दूर दूर के स्थानों में जाना ही पर्यटन कहलाता है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में थॉमस कुक ने 600 लोगों की लिस्टर में लाफबरो इस रेल शहर का आयोजन किया। लिस्टर से लाफबरो इस रेल शहर का आयोजन किया। संपूर्ण यूरोप को भववृत्ताकार घुमाना और उसके यह शहर सफलतापूर्वक संपन्न भी हुई। कुक ने पर्यटन टिकट बेचने का एजेंसी व्यवसाय प्रारंभ किया, जिसके तहत आधुनिक युग का आरंभ भी हो गया। आधुनिक युग के माध्यम से अगर हम चले तो आइए चलते हम संसार के प्रथम यूरोपीय खोजी यात्री के रूप में बेंजामिन टुडेला का नाम विख्यात है। उन्होंने 1159 से लेकर 1173 के बीच फ्रांस, जर्मनी, इटली, ग्रीक, सीरिया, अरबस्तान, इजिप्ट, इराक, पर्शिया, ईरान, भारत, चीन के देशों की यात्राएं की। अपनी यात्रा के अनुभव दैनंदिनी डायरी में लिखे। यह दैनंदिनी इतिहास का महत्वपूर्ण अभिलेख यानी दस्तावेज माना गया है। उसके बाद हम चलते हैं मार्क पोलो की तरफ। मार्क पोलो 13वीं शताब्दी में इतालवी यात्री मार्क पोलो ने एशिया महाद्वीप और विशेष रूप से चीन का यूरोपीय परिचय कराया। वह वर्ष 17 वर्ष चीन में रहा। एशिया की प्रकृति, समाज जीवन, सांस्कृतिक जीवन, व्यापार का परिचय संसार को कराया। इस कारण यूरोप और एशिया के बीच संवाद और व्यापार प्रारंभ हुआ। उसके बाद चलते हैं इब्न बतूता। 14वीं शताब्दी का एक यात्री इब्न बतूता है, जिसमें इस्लामी विश्व की प्रदीर्घ यात्रा कराई। इब्न बतूता 3 वर्षों तक पूरे संसार में घूमता रहा। उसने अपनी नीति बनाई कि एक ही मार्ग से दोबारा यात्रा नहीं करनी चाहिए। मध्ययुगीन इतिहास और सामाजिक जीवन को समझने के लिए बतूता का लेखन उपयुक्त माना गया। उसके बाद चलते हम गेरहार्ड मार्केटर की तरफ। गेरहार्ड मार्केटर 16वीं शताब्दी में गेरहार्ड मार्केटर संसार का मानचित्र और संसार का भूगोलक बनाने वाले मानचित्र आरेख के रूप में प्रसिद्ध हुए। उसके कारण यूरोप में शोध अभियानों को गति मिली। उसके बाद तीर्थाटन करने हेतु देश के एक कोने से दूसरे कोने में हम जाते हैं। आप भी जाते होंगे अपने माता पिता के साथ।
यह परंपरा पुरातन काल से चली आ रही है, यह प्रचलित है। विष्णु भट्ट गोडसे ने महाराष्ट्र में उत्तर में अयोध्या तक और वहां से पुनः महाराष्ट्र तक की यात्रा की। उन्होंने अपने किताब में वर्णन लिखा है। इस यात्रा वर्णन की पुस्तक का नाम माझा प्रवास यानी मेरी यात्रा। यह विशेषता है बाणा भट्ट की। विष्णु भट्ट ने यह यात्रा 1857 के राष्ट्रीय विद्रोह के कालखंड में की थी, जब राष्ट्रीय विद्रोह अनेक बातों से गवाह है। झांसी की रानी का यह विद्रोह था। विद्रोह और उसके रूप में रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में अधिक जानकारी प्राप्त होती है, अपितु 18वीं शताब्दी के प्रचलित मराठी भाषा का स्वरूप भी हमारे ध्यान में आता है। यह पुस्तक तत्कालीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण साधन माना गया। अब चलते हम नंबर 2 की तरफ। पर्यटन के प्रकार भिन्न भिन्न है। पर्यटन के प्रकार भिन्न भिन्न कैसे हैं? आधुनिक समय में पर्यटन स्वतंत्र स्थानीय, अंतर्देशीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय का स्वरूप धारण कर चुका है। देश और विदेश की पुरातन वास्तु, इतिहास, विख्यात और प्रकृति रम्य स्थानों और प्राचीन काल निर्माण के केंद्रों, तीर्थ स्थानों, औद्योगिक और अन्य परियोजना आदि की सैर कराना पर्यटन में निहित मुख्य प्रेरणा होती है। इतना ही नहीं तो प्रकृति निर्मित, मानव निर्मित स्थानों की रम्यता और भव्यता का प्रत्यक्ष अनुभव लेने के लिए इच्छा संसार भर के पर्यटकों में होती है। अतः बर्फीले शिखर, समुद्र किनारे, घने जंगल, उपेक्षित क्षेत्रों का समावेश पर्यटन में हुआ है। उन पर दृश्य और श्रव्य देखना और सुनना प्रसार माध्यमों का भी कार्यक्रम के अनुसार बनाए जाने लगे। द्वारा उनसे दृश्य और प्रसार माध्यमों के माध्यम से बनाए जा रहे हैं। मोटे तौर पर पर्यटन के स्थानीय, अंतर्देशीय, अंतर्राष्ट्रीय, धार्मिक, ऐतिहासिक, स्वास्थ्यपूरक, विज्ञान, कृषि, प्रासंगिक, क्रीड़ा पर्यटन के प्रकार है। स्थानीय और अंतर्देशीय पर्यटन क्या है? यह यात्रा बड़ी सुगम होती है। ये यात्रा देश के भीतर चलती है। इस यात्रा में भाषा, मृदा, कागज की अधिक बाधा नहीं होती। विशेष बात यह तो है कि हमारे पास उपलब्ध समय के अनुसार हम ऐसी यात्रा का नियोजन अपने ही देश में और अंतर्राष्ट्रीय में करते हैं। अपने देश में, अपने राज्य में, दूसरे राज्य में जाना। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन किसे कहेंगे? जहाज से, रेल से और विमान के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन करना पहले की अपेक्षा भी आसान हो गया है। जहाजों के कारण समुद्री तट के देश एक दूसरे से जोड़े गए। रेल की पटरियों से यूरोप को जोड़ दिया गया। विमानों द्वारा पूरी दुनिया एक साथ समीप आ गई। आर्थिक उदारीकरण के बाद भारत ने विदेश में जाने वाले, विदेश से आने वाले की संख्या में वृद्धि हुई। अध्ययन, मनोरंजन, स्थल दर्शन, व्यवसायिक कार्य, बैठकें, अनुबंध करना आदि, फिल्मों की शूटिंग जैसे कामों के लिए देश विदेश में आने जाने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ गई। उसके बाद में चलते हम ऐतिहासिक पर्यटन। इसमें क्या होता है? यह पूरे विश्व का महत्वपूर्ण पर्यटन माना गया। लोगों को इतिहास के संदर्भों को लेकर जिज्ञासा जो उत्पन्न होती है, उसे ध्यान में रखकर ऐतिहासिक पर्यटन सैर का आयोजन किया जाता है। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा निर्मित किलों के ऊपर पर्यटन करना, गढ़ों के ऊपर, दुर्गम गढ़ों के ऊपर प्रयत्न करना, अध्येता गोपाल नीलकंठ दांडेकर दूरभ्रमण सैर का आयोजन करते थे। भारत में राजस्थान के किले, महात्मा गांधी और आचार्य विनोबा भावे के आश्रम, 1857 में राष्ट्रीय विद्रोह से संबंधित स्थान जैसे ऐतिहासिक स्थलों की सैर भी इसमें आयोजित की जाती है। उसके बाद आते हैं हम भौगोलिक पर्यटन के तरफ। विभिन्न भौगोलिक विशेषताओं का निरीक्षण करने हेतु इस पर्यटन को किया जाता है। अभयारण्य, वैली ऑफ फ्लावर्स जिसमें उत्तराखंड में पाया जाता है, ये समुद्र किनारे, भौगोलिक वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान जैसे बुल्डाना के लोनार झील, निगोज के राज खलगे, कुंभगर्तिका आदि का समावेश भौगोलिक पर्यटन में होता है। इनमें अनेक स्थानों की प्रकृति का अवलोकन करने की इच्छा और कुतूहल लेकर पर्यटन इन स्थानों पर जाते हैं। विश्व के विभिन्न समाज के लोग अनेक स्थानों पर बिखरे हुए, उनमें प्रचलित पुराण कथा और पुराण कथाओं से जोड़े गए भौगोलिक स्थानों के कारण उनके बीच एकात्मता की भावना बढ़ी। अंततः वह स्थान, उसी स्थानों पर जाना महत्वपूर्ण बन जाता है। परिणाम स्वरूप धार्मिक पर्यटन को प्रारंभ होता है, जैसे 4 धामों की यात्रा, 12 लिंगों की यात्रा। इनमें से अधिकांश स्थानों पर लोगों को सुविधाएं प्राप्त होती है। इसलिए पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर ने अपने व्यक्तिगत धन से समाज उपयोगी कार्य किया।
अब आते हैं हम स्वास्थ्य पर्यटन के तरफ। भारत में मिलने वाली चिकित्सा संबंधी सेवाएं और सुविधाएं पाश्चात्यों की दृष्टि से सस्ती और उत्तम श्रेणी की होती है। परिणाम स्वरूप विदेशी लोग भारत में आने लगे। भारत में विपुल मात्रा में सूर्य प्रकाश है, उसका लाभ प्राप्त करने के लिए अनगिनत लोग भारत में आते हैं। योग शिक्षा और आयुर्वेदिक उपचार हेतु विदेश से पर्यटन करने में विदेशी लोग भारत में आते हैं। उसके बाद चलेंगे कृषि पर्यटन की तरफ। शहरी संस्कृति में बढ़े पले कृषि जीवन से अनजान लोगों के लिए कृषि पर्यटन एक प्रकार है। वर्तमान समय में कृषि पर्यटन शीघ्रता से आगे बढ़ रहा है। वर्तमान समय में किमान दूर दूर से कृषि अनुसंधान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि क्षेत्र में नवीन प्रयोगों द्वारा नई तकनीकी का विज्ञान हासिल करने वाले इजराइल जैसे देशों में कृषि की आधुनिक तकनीक का विज्ञान की जानकारी प्राप्त करने के लिए भी पर्यटन किया जाता है। आइए चलते हैं क्रीड़ा पर्यटन। 20वीं शताब्दी में खेल पर्यटन, नए पर्यटन का उदय हुआ। विश्व स्तर पर ओलंपिक, विंबलडन, विश्व शतरंज प्रतियोगिता, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की प्रतियोगिता है। भारतीय स्थल पर हिमालयन कार रैली और महाराष्ट्र के स्तर पर महाराष्ट्र केसरी कुश्ती का प्रयोजन भी किया जाता है। इन प्रतियोगिता को देखने और आने के लिए लोग पर्यटन कहते हैं। उसके बाद प्रासंगिक पर्यटन, मनुष्य पर्यटन अर्थात घूमने के कारण ढूंढता रहता है। 21वीं शताब्दी में ऐसे अनेक अवसर उपलब्ध है, जैसे विश्व के अनेक देशों में फिल्म फेस्टिवल, सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक प्रदर्शनियां आदि उद्देश्यों को लेकर लोग विभिन्न स्थानों पर जाते रहते हैं। महाराष्ट्र के साहित्य प्रेमी भी प्रतिवर्ष आयोजित जिन स्थानों वाले अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का समावेश किया जाता है। यही पर्यटन। अब पर्यटन का विकास, देश और विदेश के पर्यटकों में उद्बोधन अथवा जनजागरण उत्पन्न करना सबके महत्वपूर्ण मुद्दा माना गया है। पर्यटन में पर्यटकों अथवा सैलानियों को परिवहन और सुरक्षा की यात्रा मुहैया कराना, उनको सुख सुविधा देना, उत्तम श्रेणी के निवास स्थानों की उपलब्धता देना, यात्रा में स्वच्छता गृह और सुविधा जैसी बातों का ध्यान रखना प्राथमिकता देना आवश्यक है। इसमें दिव्यांग पर्यटकों की आवश्यकताओं की ओर विशेष ध्यान देना भी आवश्यक है। ऐतिहासिक विरासत का संवर्धन करने हेतु हमें कुछ बातों की सावधानी रखनी है। ऐतिहासिक विरासत के स्थानों को विमुद्रीकरण नहीं करना है। विमुद्रीकरण करने से वह स्थान यानी ऐतिहासिक है, उनके ऊपर जब कुछ भी कर लिया जाए या फिर से उसके ऊपर डिजाइन वगैरह कर ली जाए तो वो ऐतिहासिक नहीं रहेगी। उन स्थानों की दीवारों पर लिखना अथवा पेड़ों पर उकेरना, पुरानी वास्तु को भड़कीले रंगों में रंगना, परिसर स्थानों पर सुविधाओं का अभाव होना जिससे अस्वच्छता बढ़ती है, फैलती है, जैसी बातों को टालना चाहिए। विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण भाषाओं में जानकारी पुस्तिकाएं, मार्गदर्शिका, मानचित्र, इतिहास विषय पुस्तकें उपलब्ध करा देना आवश्यक है। पर्यटकों की गाड़ी में घुमाने के लिए जाने वाले वाहन चालकों को दुभाषियों का प्रशिक्षण देना अनिवार्य होता है। उनका काम करना जैसी बातों की मार्गदर्शन के रूप में उनका काम करना जैसी बातें भी सिखाई जाती है। ऐतिहासिक स्थानों का संरक्षण और संवर्धन। ऐतिहासिक स्थानों का संरक्षण और संवर्धन करना क्यों जरूरी है? हमारे देश में प्राचीन, मध्ययुगीन और आधुनिक ऐतिहासिक स्थानों की विरासत प्राप्त है। हमें प्राकृतिक संपन्नता की विरासत भी प्राप्त है। इस विरासत के दो प्रकार है, प्रकृति निर्मित प्राकृतिक और मानव निर्मित सांस्कृतिक। हमने ये विरासत देखी है लेसन नंबर 3 के अंदर। अगर आप जाके प्राकृतिक और सांस्कृतिक ये दोनों बातें, वहाँ क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको पूछा गया है। उनमें से ताजमहल जिसको पूरे विश्व में गौरवान्वित किया वह है ताजमहल भारत का। जंतर मंतर, वेधशाला, साथ साथ महाराष्ट्र की अजिंठा, वेरूल, एलोरा, घारापुरी, पंटा की गुफाएं, छत्रपति शिवाजी महाराज रेल स्थानक मुंबई, पश्चिम घाट में काश पठार का समावेश है। तो इस प्रकार से हमने इस पर्यटन को हमने देखा। उसके बाद चलते हम आगे। तो वैश्विक विरासतों के स्थान पर सैर करने की इच्छा विश्व भर के पर्यटकों को होती है। इन विरासत स्थानों को देखने के लिए विदेश से असंख्य लोग आते हैं। वैश्विक विरासत स्थानों में भारत में किसी स्थान को चुने जाने पर हमारी छाती तन जाती है, परंतु जब हम सैर बहाने ऐसे स्थानों पर जाते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? स्थानों के परिसर में पर्यटन द्वारा खड़िया कोयले से अपने नाम लिखे गए हैं, चित्र बनाए हैं। इसका विपरीत परिणाम हमारे देश की छवि पर होता है। पर्यटन स्थानों के संरक्षण हेतु निम्न संकल्पना आवश्यक है। मैं पर्यटन स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखूंगा, कूड़ा करकट नहीं फेंकूंगा या फेंकूंगी। इस प्रकार से किसी भी ऐतिहासिक वस्तु के सौंदर्य को मैं नष्ट नहीं करूंगा या करूंगी। पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में व्यवसाय के अवसर। अभी हमें क्या व्यवसाय मिलेगा ये तो अगले पीरियड में हम देखेंगे।
तो आइए चलते हम आज का यह वीडियो यही समाप्त करते हैं। बाद में हम अगले भाग में हम पर्यटन के क्षेत्र के बारे में जानकारी लेंगे। धन्यवाद।